गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक का और हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 5 जो है उसका डिस्कस किया था और यूनिट 5 में आपके सिर्फ एक ही चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी यानी लाभांश नीति। ओके, ये बात कर रहे हैं हम लोग आपका यूनिट 2 जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और साथ ही साथ लिवरेज का चैप्टर आपके इसमें है। ठीक है, यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लिवरेज जो है ये दो चैप्टर आपके इसमें यूनिट 2 में है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पूंजी की लागत। इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहला जब भी कोई फर्म या हम बात करें कोई फर्म है या कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है? सबसे पहले ये देखती है कि उसकी कंपनी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि उसकी आवश्यकता कितनी है कंपनी में, किस चीज की आवश्यकता? फाइनेंस यानी वित्त की, पैसा कितना आवश्यक है उसकी कंपनी में, ये सबसे पहली पता लगाना होता है। ठीक है, अगर कोई फर्म है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में चलना चाहती है तो उसे ज़्यादा कैपिटल का अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन कोई कंपनी है जो अपने शॉर्ट टाइम रनिंग यानी कुछ टाइम के लिए ही अपना बिजनेस रखना चाहती है तो उसे कम पैसे की आवश्यकता होगी, लेकिन आवश्यकता जरूर होगी। इसके बिना हमारा बिजनेस या कंपनी या फर्म कुछ भी नहीं चल सकता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हमें अपनी कंपनी में, हमारी फर्म में, हमारे बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, इस रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड आता है कि इसका हम अरेंजमेंट कहां से करें, यानी कि इस पैसे का। तो देखिए, यहां पे सेकंड चीज क्या हो गई कि रिक्वायरमेंट हमें पता है कि हमें इतनी आवश्यकता हमारे बीच में, और सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा कि हमें अरेंजमेंट कितना करना है, यानी अरेंजमेंट कहां से करना है, ये यानी प्रबंध कहां से करना है, मैनेजमेंट कहां से करना है अपनी कैपिटल का। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? यानी कि सबसे पहला हमें क्या था, हमने अपनी रिक्वायरमेंट और हमारी नीड कितनी है पैसों की उसके बारे में पता लगाया। सेकंड है कि हमारी जो ये कैपिटल है जिसे हम फाइनेंस कह रहे हैं, इस कैपिटल का अरेंजमेंट हम कहां से करेंगे। ठीक है, अब चाहे कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, हर कोई कंपनी यही चाहेगी कि मेरे जो कैपिटल का अरेंजमेंट मैं जहां से करूं उसकी मेरी कॉस्ट है वो कम आनी चाहिए। क्लियर है? यानी कि लागत कम आनी चाहिए। क्लियर आपको? अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइनेंस का रिक्वायरमेंट हमने पता लगा लिया, अब हमें सेकंड स्टेप होता है कि अरेंजमेंट करना है भाई हमारे कैपिटल का, तो उसकी हमें लागत पता होनी चाहिए। लागत नहीं पता है तो हम नहीं पता लगा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉस्ट के बारे में नहीं पता है तो आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जब आपको यही नहीं पता है कि कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट को मैं इन्वेस्टमेंट भी कह सकती हूँ। क्लियर है आपको? यानी कि मैं विनियोग कितना कर रही हूँ बिजनेस में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी कितना पैसे का हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितना कितना हमारे खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंसेस लगेगा, ये सब पता होना चाहिए, वरना हम नहीं सही से पता लगा पाएंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉस्ट किसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। आर यू क्लियर दिस पॉइंट कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें पता चल पाए कि इतने सारे जो सोर्सेस होते हैं बिजनेस में, इतने सारे जो स्रोत होते हैं, उससे हम अपनी किस कैपिटल से हम या किस सोर्सेज से हम अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट कर पाए। तो इतने सारे जो सोर्सेज होते हैं यानी कि स्रोत होते हैं, उन सारे स्रोतों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, किसकी कॉस्ट है वो नीचे है, जिसे हम लेकर अपने बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं और हमारे बिजनेस में लगाएं। क्लियर है आपको? तो ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ये मीनिंग होती है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी या फर्म होती है
उसके पास में कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए जो सोर्सेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को वो मार्केट में इश्यू करके अपने कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती हैं। क्लियर है? इक्विटी शेयर को क्या कहते हैं? समता अंश। समता अंश, समता अंश को बाजार में वो इश्यू करके, निगमन करके अपने कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है। क्लियर? इक्विटी शेयर ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर के फीचर्स आपने 11th-12th में पढ़े होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, कि जिनको वोट देने का अधिकार होता है, जो कह सकते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है? क्योंकि इनको सबसे एंड में क्या दिया जाता है, जो भी डिविडेंड या जो भी बचता है वो इनको एंड में दिया जाता है। ठीक है? सेकेंड अरेंजमेंट हम कह सकते हैं एक और टाइप का होता है शेयर, वो होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को यानी कि पूर्वाधिकार अंश, ये भी एक तरह के शेयर होते हैं, लेकिन ये इस इक्विटी शेयर से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है प्रेफरेंस देना है, यानी कि उन्हें पहले अधिकार देना है। क्लियर? यानी इक्विटी शेयर से पहले जिनको डिविडेंड मिलता है दैट्स कॉल्ड टू प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर से पहले जिनको कैपिटल रिटर्न होती है दैट्स कॉल्ड टू प्रेफरेंस शेयर। इसे कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। इन्हें वोट देने का पावर नहीं होता है, इन्हें कंपनी का स्वामी नहीं कहा जाता है, और इनके प्रेफरेंस शेयर के आगे जो होती हैं इनकी रेट लिखी होती है 10%, 11%, 9%। तो ये इसकी डिविडेंड रेट होती है। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? इससे कंपनी अरेंजमेंट कर सकती है। एक होता है जो कि सिंपल है, डिबेंचर, या इसे मैं लोन भी कह सकती हूँ, ऋण या ऋण पत्र, क्योंकि इनके फीचर्स एक जैसे होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है? यानी कंपनी ऋण और ऋण पत्र से भी अपने कह सकते हैं कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है। तो ऋण पत्र और लोन, इस पे भी आगे एक रेट लिखी होती है, या तो 9%, कभी 10%, कभी 11%। ये इसकी कहलाती है इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट होती है, प्रेफरेंस शेयर को हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं, लाभांश देते हैं, जबकि डिबेंचर और लोन पे हम क्या पे करते हैं? हमेशा इंटरेस्ट पे करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो इंटरेस्ट पे करेंगे और इनकी डिबेंचर के आगे इनकी रेट क्या होती है? निश्चित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो कहलाता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है प्रतिधारित अर्जन। क्लियर है आपको? प्रतिधारित अर्जन का यूज है वो वही कंपनी कर पाएगी जो पहले से चल रही है। कोई नई कंपनी रिटर्न अर्निंग का अपनी कैपिटल में अरेंजमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिटर्न अर्निंग का मतलब होता है कि जब आपको पास्ट ईयर में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो उसका कुछ हिस्सा आपने डिविडेंड के रूप में दिया होगा और कुछ हिस्सा आपने अपने पास में रखा होगा। ये कंपनी का आप कह सकते हैं रिटर्न अर्निंग, यानी कंपनी का रिजर्व होता है। ठीक है? जो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए अपने पास में रखती है, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो ये काम में ले सके। मोस्ट ऑफ कंपनी रिटर्न अर्निंग का यूज हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करती है, विनियोग करती है, जिससे वो इनकम अर्निंग कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर होते हैं, जो कि 4 आप कह सकते हैं कि कैपिटल का अरेंजमेंट करने वाले सोर्सेज होते हैं। क्लियर है? तो इसका हम कॉस्ट का, कि इनकी कॉस्ट कैसे होगी, देखिए जब भी कंपनी इनमें से अरेंजमेंट करेगी ना, तो हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग सोचेगी। जरूरी नहीं है कि जो कंपनी इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस देती है कि मैं सिर्फ अपने कैपिटल का अरेंजमेंट इक्विटी शेयर से करूं, तो दूसरी कंपनी भी इक्विटी से करेगी। हो सकता है दूसरी कंपनी की चॉइस हो डिबेंचर से अरेंजमेंट करना। तो ये कंपनी के नेचर, कंपनी के आप कह सकते हैं टाइम पीरियड, इन पर डिपेंड करता है। तो हर एक कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाती है, अपने कैपिटल ढांचे को बनाती है, चाहे वो इक्विटी से अरेंजमेंट करे, प्रेफरेंस शेयर से करे या किसी से भी करे। तो जब ये जो सोर्सेज है, यहाँ इस चैप्टर में तो हम सिर्फ देखेंगे कि इन सोर्सेज की कॉस्ट क्या है, लागत क्या है, और जिनकी लागत नीचे आएगी यानी कम होगी, उससे हम क्या बना लेंगे? अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? पूंजी ढांचा। क्लियर है आपको? पूंजी ढांचा बना लिया जाएगा। अब चाहे कंपनी इक्विटी से अरेंजमेंट करें, चाहे प्रेफरेंस शेयर से, या कुछ परसेंटेज इक्विटी, कुछ प्रेफरेंस शेयर से, कुछ डिबेंचर से, तो ये तो सारा हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में।
लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सिर्फ इस चैप्टर में आपको बताएगी कि इक्विटी शेयर हमारे लिए कॉस्ट उसकी डाउन है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डिबेंचर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉस्ट की कैलकुलेशन का। आर यू क्लियर पॉइंट दिस? चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहला कंसेप्ट की कि अवधारणा क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया? अवधारणा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, अ फर्म रेज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखिए, फर्म जब भी अपना फंड को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, इंक्रीज करें चाहे राइज करना चाहती हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं फर्म के पास में, कंपनी के पास में, विच आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे के सारे कंपोनेंट कहलाते हैं कैपिटल के। क्लियर है? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड और द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल हैव डिफरेंट कॉस्ट। ठीक है, अब जितने भी अलग अलग सोर्सेज थे जो मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि सबकी कॉस्ट एक होगी। इक्विटी की अलग कॉस्ट आएगी, प्रेफरेंस का अलग आएगा, डिबेंचर का अलग आएगा, रिटर्न अर्निंग का अलग आएगा। तो सारे के सारे जितने भी सोर्सेज हैं उनकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। ठीक है, द फर्म इन्वेस्ट द फंड ऑफ वेरियस एसेट्स। फर्म जो है वो बहुत सारे असेट्स में क्या करती है? विनियोग करती है। सो इट शुड अर्न रिटर्न दैट आर हायर देन द कॉस्ट ऑफ राइजिंग द फंड्स। देखिए, ध्यान रखिएगा, हर जो फर्म होती है या बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी हम अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, हम जो भी लागत लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी क्या होनी चाहिए? अर्निंग होनी चाहिए। क्लियर है? यानी कॉस्ट कम और अर्निंग ज़्यादा, हर कोई बिजनेस में यही चाहेगा। इन दिस सेंस द मिनिमम रिटर्न ऑफ अ फर्म अर्न मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ राइजिंग द फंड। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हर बिजनेस में ये चाहते हैं कि हमारी लागत जो है वो हमारी आय से क्या है? आय ज़्यादा आए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि आपको हमेशा उसी सोर्सेज को पैसा कलेक्शन करना चाहिए, कम से कम उसकी कॉस्ट जो है वो जिसके कह सकते हैं जो हमने अर्निंग किया है वो कम से कम इस कॉस्ट के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस में मैंने 1000 रुपीज़ का क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा कॉस्ट लगा, मेरे सारे खर्चे मिलाकर। तो आपके जितने भी आप जो बिज़नेस स्टार्ट करते हो उस सारे एक्सपेंसेस को जब आप ऐड कर दोगे तो वो आपके बिज़नेस की क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर है? अब आपने क्या किया कि यहाँ पे 1000 का इन्वेस्टमेंट हमने किया कि 1000 मेरा कॉस्ट है, तो मेरी ये आप कह सकते हैं, क्या इच्छा नहीं कह सकते, इसे कहता है अर्निंग करना जरूरी है। कितना? 1000, यानी कि मुझे कम से कम 1000 रुपये तो मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट है। क्लियर है आपको? तो 1000 के 12, क्योंकि 1000 मेरी कॉस्ट थी, इसीलिए मेरी अर्निंग कम से कम 1000 होनी चाहिए। इसीलिए इसे कट ऑफ रेट भी कहा जाता है। कट ऑफ रेट मीन्स इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। अगर सपोज दैट मुझे 900 मिलता है, ठीक है, अब 900 मिल रहा है तो इट मीन्स क्या है कि मेरे तो कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है, तो मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मुझे 1000 से ऊपर मिल रहा है, यानी मुझे 1100 मिल रहा है, तो ठीक है, 100 रुपये मुझे अच्छा मिल रहा है, तो मैं और ज़्यादा आप मोटिवेशन होंगे और बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये बिजनेस है वो इकोनॉमिक में भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कह रहा है? इन द सेंस द मिनिमम रिटर्न ऑफ फर्म और मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ राइजिंग द फंड, यानी कि जितना आपको रिटर्न मिल रहा है वो कम से कम कॉस्ट के बराबर तक तो होना ही चाहिए। क्लियर है? इट्स अ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन वी डिस्कस टू डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान रखिएगा, यूनिट सेकंड में आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, या एक तो है आपका कॉस्ट और दूसरा है लिवरेज। दोनों ही बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर की जो थ्योरी का क्वेश्चन भी बनेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेगा, लेकिन दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन चाहे प्रैक्टिकल का आए चाहे थ्योरी कंसेप्ट से आए आपके। यहाँ पे जब भी आप थ्योरी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विदाउट डेफिनेशन के, अगर आपने स्टार्ट किया तो आप मान के चलिए कि आपके नंबर पूरे नहीं आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इजी डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू इजरा सोलोमन की। क्या कहा उन्होंने? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, बहुत इजी सी लैंग्वेज उन्होंने दी कि पूंजी की लागत जो है उसकी जो आय है उसकी न्यूनतम आवश्यकता दर या कट ऑफ दर है, यानी कि हमें
जितना पैसा लगाया उतना तो हमारी अर्निंग होनी ही चाहिए। शॉर्टकट में इस डेफिनेशन क्या कह रही है, अभी मैंने आपको बताया कि जितना आपने पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होनी चाहिए। ये डेफिनेशन कह रही है इजरा सोलोमन की, इसीलिए इसने कहा कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट मीन्स कॉस्ट जितना अर्निंग होना चाहिए। ओके, उसी सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। एलजे आपके गिल्टमैन की डेफिनेशन है, डिफाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द रेट ऑफ रिटर्न अ फर्म मस्ट earn on its investment so the market value of the firm remain unchanged। क्या कह रहे हैं कि पूंजी की लागत को उन्होंने ऐसे परिभाषित किया कि एक फर्म अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की दर तो उसे अर्निंग करनी ही चाहिए ताकि जो फर्म है उसका बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस है, वो अनचेंज रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो ध्यान रखिएगा कि हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी विनियोग करते हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे कि जितना आपने विनियोग किया है उतना हमें कम से कम हमारी इनकम होनी चाहिए। जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतनी इनकम होनी चाहिए। देखिए, ये अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम कंपनी और किसकी बात कर रहे हैं, फर्म की कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इसे कनेक्ट करें हमारी लाइफ से, तो ध्यान रखिएगा आप हमेशा उसी प्रोडक्ट को परचेज करोगे कि कम से कम मैं जितना पेमेंट कर रही हूँ उस प्रोडक्ट के लिए उतना मुझे अर्निंग, उससे मुझे उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ये तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हो गई कि हम कंज्यूमर कितना पे करेगा कि वो कम से कम उसको मिल जाए जितना सेटिस्फैक्शन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की कि हमने 10,000 लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो कम से कम हमारे कंपनी की आय 10,000 होनी ही चाहिए ताकि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो अनचेंज रहे, वो डाउन नहीं जाए, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर है आपको? एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं मिल्टन एच स्पेंसर की। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट रेट। ध्यान रखिएगा क्या वर्ड आया है, मिनिमम। ओके, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म रिक्वायर्ड एज द कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। देखिए, इस डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि पूंजी की लागत की जो रिटर्न है, वापसी है, कि न्यूनतम आवश्यकता दर है, न्यूनतम इतना हमें मिलना चाहिए जो एक फर्म को निवेश करने के लिए एक शर्त के रूप में आवश्यक है। अभी देखिए सारी डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया और ये डेफिनेशन भी हमें बता रही है कि आप बिजनेस में क्या लगा रहे हो, आप बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हो, अपनी पूंजी लगा रहे हो। ठीक है, तो पूंजी आप कहीं से भी लाओगे तो उसके लिए आपकी कुछ ना कुछ क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं कंपनी और फर्म की, तो हम 4 सोर्सेज को लेकर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमने अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, कि भाई कॉस्ट आपकी नीचे आनी चाहिए, कम से कम हो, ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो इस डेफिनेशन में बताया कि भाई आप अपनी जो कैपिटल है उसको लगाते हो बिजनेस में, ठीक है, उसकी जितनी कॉस्ट आती है उतनी हमको मिनिमम मिलना ही चाहिए, मिनिमम हमें अर्निंग होनी ही चाहिए, तभी हम फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम रेडी होंगे, हम मोटिवेट होंगे, हम इंस्पायर होंगे। लेकिन अगर आपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपने अर्निंग नहीं की तो आपकी अर्निंग, कह सकते हैं आपका जो मोटिवेशन है वो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप बिजनेस में पैसा नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए इट्स अ मिनिमम कंडीशन कह सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, इतनी रेट तो मिलनी ही चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये था कि डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आई थिंक आपको इस चैप्टर से ये जरूर समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें जो डेफिनेशन जितनी भी लिखनी है, इन 3 डेफिनेशन में से अगर आपको ऑथर की डेफिनेशन लर्न नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डेफिनेशन बनाकर क्या कर सकते हो, उसे लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी कंपटीशन में डेफिनेशन दे दी जाती है और जब MCQ पैटर्न होता है अगर पेपर का, तो वहाँ डेफिनेशन दे दिया आपको और ये पूछ लिया कि पूंजी की लागत की वापसी की न्यूनतम आवश्यक दर है जो एक फर्म को निवेश करने के शर्त के रूप में आवश्यक है, तो वो वहाँ आपको क्या पूछ सकता है, ऑथर का नाम पूछ सकता है, किस
राइटर ने ये डेफिनेशन दी, किस ऑथर ने ये डेफिनेशन दी, कौन थे, तो मिल्टन एच स्पेंसर। इसीलिए डेफिनेशन लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम का जो पैटर्न बनता जा रहा है उसमें डेफिनेशन देखकर आपसे पूछा जा सकता है ये किसने दी। तो कम से कम 3-4 डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल